देखना होगा कि आगे किस तरीके से अब रहमान यहां पर बांग्लादेश और भारत के इस रिलेशन को लेकर चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं जनरल ए के सिवाज जी के पास जाऊं, एक रिपोर्ट आपको वहां से दिखाते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी घोष की। बहुत ही अहम जीत है और मैं कहूँगी कि भारत के लिए भी एक राहत की सांस इसलिए है क्योंकि भारत के लिए शायद जमात के साथ संबंध रखना उतना आसान नहीं होता। बीएनपी को एक मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी की तरह देखा जाता है और आपने देखा होगा सबसे पहले अगर कोई कद्दावर नेता ने बधाई दी तारिक रहमान को, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और अगर उनके आप बयान को ठीक से पढ़े, उन्होंने बांग्ला में भी लिख के भेजा है और यहाँ जितने भी बीएनपी के व्हाट्सएप ग्रुप है और जहां मैं खड़ी हूं बीएनपी के कार्यालय में, वहां पे भी इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने बांग्ला में लिख के बधाई दी है। ये एक बहुत क्लियर कट संदेश भारत की तरफ से जा रहा है कि हम बीएनपी के साथ काम करके बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। अभी आंकड़े आना पूरी तरह से औपचारिक रूप से बाकी है। निर्वाचन सदन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन जो माना जा रहा है कि बीएनपी की जीत के पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो बहुत तर्ज पे महिलाओं का वोट देना, बेगम खालिदा जिया के जो याद में महिलाओं का जो समर्थन है उसका फायदा बीएनपी को पहुंचा है। और दूसरी बात, जो छात्र वोटर्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनमें काफ़ी हद तक बंटवारा हुआ है। जमात ने एक गठबंधन किया था नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ और एनसीपी, जिसको यहाँ कहा जाता है स्टूडेंट अपराइजिंग का एक पार्टी है, उनको उतने सीट्स नहीं मिले, उनको सिर्फ 6 सीट्स मिले हैं। लेकिन उसका फायदा या छात्रों का समर्थन का फायदा जमात को नहीं मिलकर बीएनपी को मिला है और यही बहुत एक अहम बात है। इसलिए आगे की चुनौती तारिक अनवर के पास बहुत सारे हैं। चाइना या चीन भी चाहेगी, पाकिस्तान भी चाहेगी कि अच्छे संबंध हो, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध रखना तारिक अनवर के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। दूसरी बात यह है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि जमात को साथ लेकर काम करना। और तीसरी बात है कि आर्थिक विकास, जिसकी खास ज़रूरत है यहाँ पे, आर्थिक विकास, नौकरियों की ज़रूरत है, वो सबसे बड़ी चुनौती तारिक अनवर के लिए रहेगी। तो देखिए, बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर आगे कितने सारे चैलेंजेस यहां पर सामने आएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके की जीत यहां पर मिली है उसके बाद सबकी नजर है, अमेरिका की नजर भी इस वक्त बांग्लादेश पर है, चीन तो पहले ही अपनी नजर बनाया हुआ है। इसी को आगे लेते हुए आखिर तारिक रहमान कैसे आगे बढ़ेंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और मेजर जनरल के सिन्हा ने एक बात भी यहां पर कही थी और मेजर जनरल ए के सिवाज से भी उनका कॉमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, जैसा के सिन्हा जी कह रहे थे कि कोई विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास तारिक रहमान के अलावा, लेकिन जो आवामी लीग पर जो भरोसा अब तक भारत का बना हुआ था, जिस तरीके का भरोसा शेख हसीना पर था, क्या उसी तरीके का भरोसा हम कर सकते हैं तारिक रहमान पर, बीएनपी पर कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो शिवानी, आपके पास सच्चाई या ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि अवामी लीग तो है ही नहीं। अवामी लीग को तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, तो आपके पास चॉइस थी बीएनपी या जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी तो एक रेडिकल जो पार्टी है, वो तो एंटी इंडिया भी है और एंटी माइनॉरिटीज है। हिंदुओं के साथ उन्होंने कितना एक प्रकार से वायलेंस किया है। तो सच्चाई यह है कि मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है तारिक रहमान के लिए, मगर उनको समझ है कि जो बांग्लादेश है उसको इंडिया लॉक कंट्री माना जाता है, कि भाई 95% उसका बॉर्डर भारत से मिलता है और भारत से ही पानी जाता है, बिजली जाता है, यहीं से इनके पास खाद्य पदार्थ जाते हैं, टेक्सटाइल जो सबसे बड़ी इनकी एक्सपोर्ट करती है उसका रॉ मटेरियल भारत से जाता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी होगी भारत के साथ अच्छे रिलेशन। आज की टाइम में जियो इकोनॉमिक्स प्लेज अ मेजर रोल। इकोनॉमी बहुत जरूरी है दोबारा ट्रैक पे लाना, क्योंकि ये जो 1.5 साल का मोहम्मद यूनुस का टेन्योर था, उसने इसकी इकोनॉमी को डगमगा दिया है। जो बांग्लादेश की, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन बड़े डबल फिगर में पहुंच रहा है, करप्शन बहुत हाई है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको अपनी इकोनॉमी संभालनी है तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन करना उनके मजबूरी नहीं, उनकी मुझे लगता है प्रोग्रेसिव। दूसरा, मुझे एक सबसे अच्छी चीज लगी जो तारिक रहमान की, उन्होंने एक तो कहा बांग्लादेश फर्स्ट, वो किसी दूसरे देश पे नहीं कि इंडिया या चाइना या अमेरिका, वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश को ज्यादा ठीक है हम वो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बोला कि ये जो रिवेंज की पॉलिटिक्स थी, जैसे बीएनपी आती थी तो वो अवामी लीग पे एक्शन लेती थी और अवामी लीग आती तो बीएनपी, उसको बंद करना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। होप बहुत है, लगता है कि एक अच्छे यूथ लीडर हैं, आगे अच्छा करेंगे। पिछले वाला ट्रैक रिकॉर्ड को ना देखते हुए ये चांस दिया जाएगा कि वे आगे बढ़े।
तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इस इलेक्शन में हुई। जो वुमेन है वो खुल के आई है बीएनपी के पक्ष में, क्योंकि उनको जमाते के जिस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे वुमेन पे, वो उनको पसंद नहीं है। दूसरा, जो अवामी लीग जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा मगर उसका जो कैडर था वो भी बीएनपी की तरफ किया है, क्योंकि उनका झुकाव बीएनपी की तरफ है, ना कि जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी एक रेडिकल एलिमेंट्स है। जो एनसीपी, जो न्यू सिटीजन पार्टी बना था, जो कि एक जैनजी का था, मुझे लगता है उसको कोई खास वो नहीं मिली, उनको 6 सीटें मिली। तो ये सच्चाई है, ये जितनी भी वोट्स हैं वो बीएनपी की तरफ गए, और सबकी होप है कि बीएनपी जो है एक अच्छा गवर्नेंस करे, भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे। शिवाजी जी, कारण ये भी है, जैसे हम बोल रहे हैं ना हमारे पास ऑप्शन नहीं, वैसे वहां की जनता के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प थे ही नहीं, क्योंकि 11 दल तो आ गए जमात के साथ और 10 दल मिलके बीएनपी तैयार यहां पर हो गया। तो ऑप्शन ही नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, उसमें से किसी एक को आपको चुनना है जो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर हो, थोड़ा अच्छा कुछ कर सके। अब दीपक वोरा जी, मुद्दे जो बीएनपी के रहे हैं ना बहुत अच्छे नहीं रहे। उन्होंने भारत को लेकर बहुत अलग अलग बातें चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान कही हैं। उसमें गोलीबारी की बात हो रही थी, घुसपैठ करवाता है भारत, ये मुद्दे उठाए गए थे इनकी ओर से। तो कैसी होप रखें अब हम बीएनपी से? भारत को एजेंडा बना दिया गया। एक तो जब इलेक्शन हो रही होती है बहुत सी चीजें कही जाती हैं, लेकिन एक बार आप सत्ता में आते हो फिर आप देखते हो कि ऐसी दुश्मनी से कोई फायदा नहीं है। एक चीज याद रखिएगा मैम, जो मैं हमेशा, मेरा मानना है, कई बार उस देश में गया हूं, कि जो वहां के नागरिक हैं सबसे पहले उनको गर्व है अपनी बंगालियत पर। बहुत सुपीरियर कल्चर, बहुत सिविलाइजेशन को मानते हैं, वो वेरी प्राउड। दूसरे लेवल पे कहते हैं हम बांग्लादेशी हैं, और अंत में कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अगर इसको हम याद रखें, और वहां की महिलाएं, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, फियर्सली इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर अत्याचार किए। जब महंगाई बढ़ती है, सबसे बेटी आप तो महिला है, जब महंगाई घर में बढ़ती है तो सबसे पहले असर तो महिला के ऊपर पड़ता है। जब नौकरी चली जाती है गारमेंट फैक्ट्री में, सबसे पहले असर महिला पे पड़ता है। जब सिक्योरिटी नहीं होती, जब महिलाएं जा नहीं सकती सड़कों पे, कोई आके मॉरल पुलिस वाला कहता है बिंदी मिटा दो या सर ढक लो, ये सारी चीजें एक्ट अगेंस्ट। इन्होंने महिलाओं को रीएश्योरेंस दी है बीएनपी में कि आपको आपका स्थान मिलेगा। दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट तो बांग्लादेश की ओर, दे आर लाइक बंगाली वुमेन एवरीवेयर। तो हम लोग दाद देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आके उन्होंने वोट किया। फाइनली कुछ लोगों का डर है कि अब वो ये कर देगा, वो कर देगा, बॉर्डर से इसको भेजेगा, उसको भेजेगा। सबसे पहले तो वो सुलझाएगा अपना अराकान आर्मी का। रोहिंग्या को भूल जाओ, वो बैठे हुए हैं बुद्धिस्ट लोग, म्यांमार का इलाका उन्होंने घेर लिया है और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे बैठे, वो ठोकेंगे बुरी तरह से अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की। तो उसको इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस तो खत्म हो गई है वहां पर, अब लानी पड़ेगी। फौज उसके पीठ पे खड़ी हुई है, देख रही है ये क्या कर रहा है। सो लेट्स वॉच। मेरा मानना है कि अब इस आदमी के पास और कोई चारा नहीं है, भारत के साथ दोस्ती करें, भारत से मदद मांगे, और भारत पीछे नहीं हटेगा। जैसे हमने श्रीलंका के साथ किया था, या मालदीव्स के साथ, या फिर नेपाल के साथ, अल्टीमेटली ये लौट के आएंगे भारत के पास। हम एकमात्र इनके मित्र हैं। अमेरिका आ जाए, चीन आ जाए, और अगर जिहादिस्तान की आईएसआई की बात कर रहे हैं, आने दो, वो गधे हैं। देख लीजिए क्या किया अफगानिस्तान में, बुरी तरह से फंस गए। अफगानिस्तान अब समस्या है जिहादिस्तान की। अगर इस तरह से कुछ किया तो बांग्लादेश में बन जाएगी समस्या जिहादिस्तान की, हमारी नहीं। बेशक दीपक जी, और मुझे लगता है कि इस वक्त तारिक रहमान इस बात को भी समझते हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, 1971 की जंग भारत ने मिलकर ही यहां पर साथ लड़ी थी, उनको स्वतंत्रता दिलाई थी, और वो जानते हैं एक ऐसा दोस्त है जो शायद हमेशा साथ रह जाएगा, और जो बात कहता है वही वो करता भी है। चीन का दबाव उन्होंने देख लिया, अमेरिका अगर दबाव डालने की कोशिश करेगा, इस बार तो उनके घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र था कि किसी के दबाव में वो आने नहीं वाले। अब जनरल के सिन्हा जी, बजट इस बार जो आया, आपने देखा जो बांग्लादेश को हम फंड देते थे उसको थोड़ा सा कम यहां पर किया गया है। इस बात का जो ध्यान है वो बेशक बांग्लादेश यहां पर देगा। तो क्या लगता है अब उसके मद्देनजर किस तरीके से जो आप समझौते हैं वो यहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच होंगे? क्या ये जो फंड है बांग्लादेश समझ रहा है ना कि आखिर क्यों कम किया गया, कारण है उसके पीछे भी? देखिए शिवानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको करेक्ट मैसेजिंग दें। आपने जो फंड की बात की है, इसके अलावा हम खास करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर में, या जब हम बात करते हैं रोहिंग्या के साथ जो उनके संबंध हैं, वो हमें भी क्लोजली मार्च करना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करते हैं। वक़ुर उल जमान जो हैं, वहाँ की जो चीफ हैं, उनका वो थोड़ा सा मेरे को लगता है एब्सोल्युटली स्ट्रेट सोचते हैं भारत की तरफ में, जो वहाँ के चीफ हैं, और कहीं ना कहीं इनकी लीनिंग है मेरे ख्याल से तारिक रहमान की वो भी बात सुनेंगे। इनको डंप करना पड़ेगा, हमें करवाना पड़ेगा,
एज फार चाइना इज कंसर्न और पाकिस्तान इज कंसर्न, इनको ये दिखाना पड़ेगा कि ये कर रहे हैं। और भारत हैज टू प्ले जो कैरेट एंड स्टिक की जो गेम होती है, यू हैव टू प्ले हियर। और हम, क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत सीमाएं लांग गए थे, ये नहीं मोहम्मद यूनुस ने लगा था जब वो कहते हैं कि वी आर द गार्डियन ऑफ ओशन, और ये 7 स्टेट लैंडलॉक्स हैं, और जिस तरह से चीजें की पूरी कॉन्ट्रैक्ट चली गई है पाकिस्तान के ISI को, खास करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर में जो ये बना रहे हैं अपने एयर स्ट्रिप, उन्होंने रिश्ता दे दिया है चाइना को। तो इंडिया हैज टू हम रेटरिक में नहीं जा करके हमें वेरी क्लोजली वॉच करना पड़ेगा इन चीजों को। वहां पर देखिए ये पहली बार, अब आप देखेंगे जब ये आए थे मोहम्मद यूनुस, तो पहली बार उनकी नेवल ड्रिल हुई है बांग्लादेश आर्मी और चाइना के बीच में। सेंट मार्टिन का मुद्दा है इंडियन ओशन रीजन में, भारत को वो मानते हैं, इवन अमेरिका मान गया है अभी, क्योंकि पूरी की पूरी इंडियन ओशन रीजन कल ही आया है, हम लीड कर रहे हैं 60 नेशंस को इसके में हमने लिया है। तो ये जो चीजें हैं एब्सोल्युटली हम एक बहुत अच्छा चीज हुआ है ये मैं मानता हूं कि BNP का आना, मैं भी क्रॉस किया हुआ था फिंगर कि कहीं जमात आ जाता तो चीजें बदल जाती, मगर मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पटरी पे आएगा। और मेरा ऐसा यकीन है, मेरा गट फीलिंग है कि ये अवामी लीग के समय से भी ज्यादा बेटर होगा। 2 दशक से हम कर रहे थे, क्योंकि वहां पर भी शेख हसीना कहीं कहीं न भारत के सिन्हा जी, उम्मीद तो यही है कि अब जो विकल्प हमारे सामने है वो बहुत बेहतर यहाँ पर साबित हो, और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर भविष्य में क्या क्या होने वाला है। क्योंकि घोषणा पत्र में भी ये जिक्र किया गया था कि हम आसियान के साथ खुद को स्ट्रांग होल्ड रखेंगे, सार्क के साथ हम अपने रिलेशंस बढ़ाएंगे, और जहां वो जाएंगे उनको हर जगह इन तमाम एसोसिएशंस के साथ भी भारत ही मिलेगा। तो भारत के साथ तो संबंध मजबूत करना बहुत जरूरी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।